नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स के इस लास्ट लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है। आज का जो टॉपिक हमारा वह है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का तीसरा नियम। उष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की जब भी बात की जाती है तो इसमें ये कहा जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। देखो, किसी भी सिस्टम में जब एंट्रोपी की वैल्यू शून्य होगी तो वो व्यवस्थित होगा, और जब भी एंट्रोपी की कुछ वैल्यू होगी तो वो अव्यवस्थित होगा। जितनी ज्यादा एंट्रोपी का मान होगा उतना ही वो अव्यवस्थित सिस्टम होता है। येसु में एंट्रोपी की वैल्यू देखने को मिलती है। देखने को मिलने के कारण वहां पर जो उनके अणु का मोमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए वहां पर जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो क्या देखने को मिलती है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। लेकिन जब भी हम क्रिस्टलीय पदार्थ की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स का मतलब होता है दे आर आयनिक फोर्स बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। आयनिक बॉन्ड होने के कारण यानी कह सकते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू इसमें कम होती है, और एंट्रोपी की वैल्यू जब भी शून्य होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर तो उस समय कहा जाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ, इंप्योरिटीज होगी तो ये नियम डिफेक्ट हो जाएगा। तो परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। माना कोई ठोस पदार्थ एम को परम ताप 0 डिग्री केल्विन से है तो अन्य ताप टी तक गर्म किया जाता है। जैसे एम है और एस से एन तक, एस तक गर्म कर रहे हैं, यहां पर इसका 0 केल्विन था, यहां पर टी केल्विन हो गया। इस प्रकार में एंट्रोपी परिवर्तन को देखें हम तो डेल्टा एस इक्वल टू डी एस माइनस डी जीरो, जीरो से टी सीपी अपॉन टी डी टी, डी एस टी इक्वल टू एस टी प्लस एस जीरो, जीरो से टी सीपी अपॉन टी डी टी। उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट हो जाता है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ एंट्रोपी के मान में सदैव वृद्धि होती है। 0 डिग्री केल्विन पर किसी तंत्र की एंट्रोपी एस जीरो का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। इससे उच्च किसी भी ताप पर एंट्रोपी का मान एस जीरो से अधिक होगा। एम प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रकार इस बात का समर्थन किया कि प्रत्येक पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए एस जीरो का मान शून्य होता है। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा एस टी, जीरो से टी सीपी अपॉन टी डी टी, ये थर्ड जिसको बोलते हैं तृतीय नियम है, एंट्रोपी का तृतीय नियम है। इसको एंट्रोपी का थर्ड लॉ भी कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी कह सकते हैं। ये उष्मागतिकी की थर्ड लॉ को डिफाइन करता है, डी एस एस टी, जीरो से टी सीपी अपॉन टी डी टी। यदि दाब एक P इक्वल टू 1 एटमोस्फियर है तो एंट्रोपी को जो बोलेंगे उसमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोली जाती है, मानक एंट्रोपी बोलते हैं, और इसमें जो ST 0 से डिफाइन किया जाता है। अब नेस्ट हीट थर्मल इक्वेशन क्या है? 1906 में नेस्ट ने उष्मा के बारे में बात की, थर्ड लॉ को इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि यदि किसी रासायनिक प्रक्रिया में से संबंधित सभी पदार्थ क्रियाकारक उत्पाद में शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में है तो ऐसी अभिक्रिया में एंट्रोपी में परिवर्तन का मान शून्य होगा। यदि इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज द्वारा इस प्रकार कह सकते हैं कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू टी अपॉन डेल्टा जी अपॉन डी टी पी। ये इक्वेशन याद रखने की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कई बार पूछ ली जाती है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, डेल्टा जी इक्वल टू मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी, डेल्टा जी अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की अवकलन राशि है, इंटीग्रेट का डिफरेंशिएशन है। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, अतः मुक्त ऊर्जा का मान एंथैल्पी परिवर्तन के मान के बराबर होगा। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी और के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ, ये इसके लिए, क्रियाकारक के लिए, उत्पाद के लिए। इस प्रकार ताप में निरंतर कमी पर डेल्टा जी और डेल्टा एच के मान परस्पर एक दूसरे के निकट पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट ने कहा कि एल लिमिट्स के ऊपर डेल्टा जी अपॉन डी टी की बात करें तो लेट सा एम डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा जी प्रोडक्ट पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। किरचॉफ का नियम के अनुसार डेल्टा एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा सी पी। उक्त समीकरण में इस तरह भी लिख सकते हैं टी टू 0 टू एस 0 इक्वल टू लिमिट्स सीपी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जब ताप का मान परम ताप पहुंच जाता है तो किसी भी पदार्थ यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन उष्माधारिता परिवर्तन के मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली अपशिष्ट एंट्रोपी। अपशिष्ट एंट्रोपी एक क्वेश्चन कई बार रिड्यूस एंट्रोपी के नाम से कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। उष्मागतिकी की तृतीय नियम ये कहता है कि उन पदार्थों के लिए जिनका की परम ताप पर पूर्णतः व्यवस्थित विन्यास होता है,
इस नियम के अनुसार शुद्ध क्रिस्टल्स की एंट्रोपी का मान सदैव शून्य होता है। विभिन्न प्रायोगिक विधि द्वारा किसी भी ठोस की एंट्रोपी की मान परिकलित कर सकते हैं। बहुत सारी स्थितियों परिकलित तो प्रायोगिक मान समानता पाएगी, कई बार डिफरेंट पाया गया तो, परंतु कई अणुओं की प्रायोगिक एंट्रोपी का मान परिकलित एंट्रोपी के मान से कम होता है। एंट्रोपी का ये मान जो डिफरेंस है ये उसको बोलते हैं अवशिष्ट एंट्रोपी यानी रिड्यूसल एंट्रोपी। प्रायोगिक एंट्रोपी का मान कम होने का निम्न कारण है। किस कारण से होती है? प्रायोगिक एंट्रोपी के निर्धारण में ठोस को प्रवस्था संक्रमण में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होता है, इस कारण से एंट्रोपी का मान शून्य होता है। शून्य ताप पर क्रिस्टल्स की संरचना अव्यवस्थित होती है, क्रिस्टल में एक से अधिक समान ऊर्जा वाली स्थितियां में रह सकता है। अतः रिड्यूस एंट्रोपी को हम शून्य ताप पर किसी भी क्रिस्टल के अधिक मान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि क्रिस्टलीय पदार्थ में XY अणु का विन्यास है, इस तरह का विन्यास है, अथवा ये विरला विन्यास अथवा ये, तो हम कैसे जा सकते हैं कि अणु का विन्यास पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है, कम से कम से हो तो इस प्रकार के विन्यास में ऊर्जा का अधिक अंतर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस क्रिस्टल की एंट्रोपी मिश्रण करने पर एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा एक्स मिक्स इक्वल टू आर, वही वाला XI n XI, तो R ये इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, इस अर्थ इसको कहते हैं R नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो N1 के लिए मोलर एंट्रोपी SR की वैल्यू जो होती है नेचुरल लॉग ऑफ 2 होती है 5.8 जूल किलो जूल पर मोल। यदि क्रिस्टलीय ठोस विन्यास M है और अपशिष्ट एंट्रोपी का मान R नेचुरल लॉग ऑफ M है, तो ऐसे में चार अणुओं के लिए विन्यास की बात करें तो इसी अवशिष्ट एंट्रोपी का मान जो प्राप्त होगा वो 11.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो प्रायोगिक एंट्रोपी जो प्राप्त होगी वो 101 किलो जूल पर मोल होगी, तो इसके परिकलन के बराबर होती है। यदि हम बर्फ के बारे में बात करें तो आइस के बाद तो हमें हाइड्रोजन बंध होता है। प्रत्येक ऑक्सीजन अणु चतुष्फलक की आकृति में 4 हाइड्रोजन अणु से घिरा हुआ रहता है। 2 बंध कम लंबाई के ओ से और 2 अन्य मतलब अलग अलग तरह बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है। इसमें अवशिष्ट एंट्रोपी की वैल्यू 3.37 किलो जूल पर मोल होती है। अतः प्रायोगिक मान के लगभग शून्य की हमारे पास है। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है यही हमारी क्या है? रिड्यूस एंट्रोपी। तो रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड दोनों में जो डिफरेंस है वो रिड्यूस एंट्रोपी को द्वारा डिफाइन होता है। गिब्स और हॉलमर्ट्स इक्वेशन को कैसे करेंगे? पहले बात तो आइसोथर्मल के लिए लागू होता है। इससे हम डेल्टा एस डी यू इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। TdS इक्वल टू TS, अतः TdS इक्वल टू ये वर्क इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इसमें 4 संख्या वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य का फलक है, अधिकतम कार्य मैक्सिमम वर्क फंक्शन है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा, तो A इक्वल टू U माइनस TS। तो इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा माइनस DA इक्वल एंड मोर देन DW। उपरोक्त समीकरण को समाकलित करने पर डेल्टा A इक्वल टू DW। अभी तक की हमने समतापीय परिवर्तन की बात की है। माना कि कोई परिवर्तन स्थिर दाब और ताप पर हो रहा हो तो PdV इक्वल टू PdV इसके द्वारा डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर दाब के परिप्रेक्ष्य में डिफाइन कर देंगे, और DU माइनस TS प्लस PdV इक्वल टू एंड ग्रेटर देन DW0। इन अलग अलग में ये जो फंक्शन बने 4 संख्या के बने हुए पद को गिब्स फंक्शन या गिब्स मुक्त ऊर्जा फंक्शन भी कहते हैं, फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इक्वल टू U प्लस PdV माइनस TS, G इक्वल टू H माइनस TS, इस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर माइनस डेल्टा T माइनस H माइनस TS इक्वल टू D0, माने कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर PV कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य W0 स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा में कमी से कम है तो समय अवस्था में गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। उष्मागति की मात्रा के रूप में गिब्स एनर्जी हेल्महोल्ट्ज को फंक्शन को स्टेट फंक्शन किस तरह लिखेंगे? तो जिसको गिब्स फंक्शन भी कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई भी समतापीय परिवर्तन में प्राप्त कार्य हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन A में हुई कमी के बराबर होता है या उससे कम होता है। तो डेल्टा A इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू W, बराबर का चिन्ह लगाता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और इसका साइन का मतलब क्या हो? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये मैक्सिमम A अवस्था परिवर्तन संयोजन है, एक अवस्था बराबर है यदि कोई परिवर्तन स्थिर ताप और दाब पर संपन्न कराया जाए तो उससे प्राप्त होने वाला कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, या तो इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा G इक्वल टू DW0। स्थिर दाब पर परिवर्तन में कुछ प्रसार होता है तो उसमें सम्मिलित नहीं होता है। उत्क्रमण प्रक्रम प्रसार में कार्य के अतिरिक्त कुछ ऊर्जा, तो ये माइनस डेल्टा G इक्वल टू वर्क मैक्सिमम, G भी एक अवस्था फलक है। उष्मागतिकी में बात करें कि उसमें कसौटी के रूप में बात करें कि
ए एंड बी क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनियसली, इसमें निश्चित ताप पर रूपांतरण उत्पन्न होता है, कार्य में परिवर्तन, ए डब्ल्यू में रिलेशनशिप, यदि परिवर्तन में कोई कार्य प्रसार हो रहा है तो ऐसी कोई अतिरिक्त कार्य प्रदर्शित होता है, उस स्थिति में डेनियल सेल के बारे में जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू 22, ये यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा जी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। उपरोक्त समीकरण में स्थिर ताप और दाब पर किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू धनात्मक होगी, ये तभी संभव है जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी ऋणात्मक मान से स्पष्ट होता है कि गिब्स ऊर्जा में मान में कमी होती है, अर्थात डेल्टा जी की वैल्यू नकारात्मक का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन स्वतः होगा, प्राकृतिक होगा। डेल्टा इक्वल टू 0 परिवर्तन साम्य में होगा। डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव अर्थात नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अप्राकृतिक माने की वर्क होगा। अतः हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस, डेल्टा ए, डेल्टा जी के चिन्हों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। कोई परिवर्तन स्वतः परिवर्तित साम्य में होगा, इसके द्वारा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है वेरिएशन ऑफ जी एंड ए पी और टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसका रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इसको अवकलन करने पर रिलेशनशिप इसमें बिल्टअप हो गया और ये रिलेशनशिप हमें प्राप्त हो गया। तो स्थिर दाब और ताप के रूप में डेल्टा जी इक्वल टू जी अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर के और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर एक बार कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा जी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एस, यानी वी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि स्थिर दाब पर यदि तंत्र की ताप बढ़ाया जाए तो गिब्स ऊर्जा का मान कम होता है, अतः साथ ही वी का मान धनात्मक प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि स्थिर ताप पर किसी तंत्र के दाब में वृद्धि को गिब्स ऊर्जा भी बढ़ती है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी वी इक्वल टू माइनस एस या माइनस पी। उपरोक्त समीकरण में एंट्रोपी का ऋणात्मक मान स्थिर आयतन पर ताप में बढ़ाने से हेल्मट्स ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। दाब का भी ऋणात्मक मान वही बताता है। यदि स्थिर ताप पर आयतन में वृद्धि की जाए तो हेल्मट्स ऊर्जा के मान में कमी प्रदर्शित करता है। गिल्ब हेल्महोल्ट्ज समीकरण एक बार कई बार डायरेक्ट इक्वेशन शॉर्ट नोट या इसको इक्वेशन इसकी पूछी जाती है। तो देखिए इसमें इस संबंध को बताता है जिसमें कि G1 H1 S1 G2 H2 S2 प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था, ये इसके लिए स्पॉन्टेनियस निकाल दिया। ये निकाल के और रिलेशनशिप गिब्स ये और डेल्टा जी इक्वल टू H माइनस टी ब्रैकेट्स में डेल्टा डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। कुछ इसमें क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी साथ साथ में बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी बन सकते हैं कि निम्न अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। N2 से O2 2NO बन रहा है, तो यहाँ डेल्टा एस इक्वल टू 0, उत्पाद माइनस क्रियाकारक, इसके कितने थे, 2 थे, इनके एक एक तो बराबर 0 हो गया। इसका इसमें एंट्रोपी लिख दी, इसमें से इसको बाकी निकाल देंगे, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई, अर्थात डेल्टा एस इक्वल टू इतनी वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरह 298 केल्विन ताप पर अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बताइए तो H2 प्लस SO2 प्लस 1/2 O2 इक्वल टू SO3 बन रहा है। तो डेल्टा एच इक्वल टू ये है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू इसमें डेल्टा एच ये दिया हुआ वैल्यू मिलेगी हमें, इसको इस फार्मूले में लगाना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस फार्मूले में पुटअप करोगे आपके पास में गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 5 मोल आदर्श गैस में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समतापीय और ऊर्ध्वसम उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था पर 10 लीटर से 100 लीटर तक प्रसार करना है। इस रूपांतरण में होने वाले कुल ऊर्जा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है N इक्वल टू 5, R इक्वल टू वैल्यू हमें मिलेगी, इस फॉर्मूले में आपको इसको लगाना, डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 नेचुरल लॉग ऑफ RT लॉग ऑफ V1 अपॉन V2, ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी और हमारे पास में इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू मिल गई। इसी पर तरह से हम एक समीकरण निम्न समीकरण में 298 केल्विन और 308 डिग्री पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को बता रहा है। तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन की हम जैसे बात कर रहे हैं, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन माइनस तो N2 प्लस 3 H2 इक्वल टू -3 308 डिग्री पर ये वाला फार्मूला लगा करके हम इसके द्वारा इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और सेकंड को मिला करके ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुल मिला के 19 लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के नाम से 1 to 5 और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के नाम से 1 to 14 आपको YouTube के ऊपर मिलेंगे। तो आपसे आशा की जाती है कि इन्हीं सभी वीडियोस को आप देख के और अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।